Good morning students, welcome to my new video. In this video we will see the remaining part of the second lesson of history, Rise of New Kingdom. And this video is the part 3 of this lesson. In the first part we have seen some new words and their meanings. Then North India, and there were different Rajput clans, and we have seen about these Rajput clans, Rajput dynasties, okay, in the first part of this lesson. Then we have seen about the Deccan, and um, where was this Deccan? The Deccan was the region between the rivers कृष्णा एंड द नर्मदा. ओके, जो कृष्णा और नर्मदा के नर्मदा रिवर के बीच में जो भी रीजन है ये दक्कन रीजन है. ओके, एंड देन वी हैव सीन अबाउट द राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा सेकेंड वीडियो में. एंड अदर किंगडम्स ऑफ द दक्कन, दक्कन की और दक्कन में और भी कुछ किंगडम्स थे लाइक चालुक्याज, काकतियाज, यादवाज एंड होयसालाज ऑफ द्वारा समुद्रा. Then struggles and conflict for control and wealth. There were war, and main war was there, main struggle was there, the tripartite struggle. इसे क्या कहा गया है? Tripartite struggle. Why it was a tripartite struggle? Because there were three dynasties, and they fought among themselves for controlling the प्रॉस्परस सिटी कनज. ओके, जो कनज सिटी थी इस पे कंट्रोल करने के लिए ये तीनों पार्टीज, तीनों डायनेस्टीज एक दूसरे के साथ वॉर करते थे. विच वर दिस डायनेस्टी? गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज. ओके, एंड दैट्स वाई दिस स्ट्रगल इज कॉल्ड द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल. ओके, then we have seen about the Muslim invaders from northwest. मोहम्मद घोरी, हमने ये मोहम्मद गजनी, हमने ये मोहम्मद गजनी के बारे में भी सेकेंड वीडियो में पढ़ा है कि ये कैसे आता था और कैसे अटैक करता था इंडिया पे और बहुत कुछ यहाँ से वेल्थ लूट के लेके जाता था. ये भी हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा. देन वी हैव सीन अबाउट द घोरिड्स. मोहम्मद घोरी वॉज ऑल्सो एन इन्वेडर, और ये भी एक इन्वेडर था, अपने इंडिया पे अटैक करता था और बहुत कुछ लूट के चला जाता था. देन साउथ इंडिया, वी हैव सीन अबाउट साउथ इंडिया. Three important kingdoms were dominant in the south during this time: the Pallavas, the Pandyas and the Cholas. और कौन से kingdoms थे साउथ में? पल्लवाज थे, पांड्यास थे एंड द चोलास. ओके, देन वी हैव सीन लिटिल पार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक चोलाज. चोलाज में से छोटा सा पार्ट हमने देखा है सेकेंड वीडियो में. ओके, now in this video we have to see about Chola dynasty. The Chola dynasty was a strong empire in the South India. And students, you have to open your page number 19 while watching this video. Got it? एंड ये जो चोला डायनेस्टी थी ये बहुत ही इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर था साउथ इंडिया में 800 से लेके 1200 CE में. ओके, the rulers of the dynasty were also known as a imperial cholas because of the powerful empire which they established in south India. and ये जो भी rulers थे ये dynasty के चोलास के, उन्हें imperial cholas कहा जाता था. why? बिकॉज ऑफ द पावरफुल एम्पायर, और बहुत ही पावरफुल एम्पायर उन्होंने एस्टैब्लिश किया था साउथ इंडिया में, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था? इम्पेरियल चोलास. दे रूल्ड इन साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 centuries. 4 centuries तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया. देयर कैपिटल वॉज थंजोर, नाउ कॉल्ड थंजावर. ओके, इनकी कैपिटल क्या थी? तांजोर सॉरी, अभी क्या कहा जाता है? थंजावर. विजयलया फाउंडेड द चोला डायनेस्टी. एंड जो विजयलया थे उन्होंने चोला डायनेस्टी फाउंड की थी. हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टीज? विजयलया. ही बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावर, अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ टेम्पल्स. और ये जो विजयलया थे इन्होंने
थंजावर सिटी बिल्ड की थी और यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स थे. He also built a temple of goddess Nishum Vasudini. Okay. Now open your page number 20. Raja Raja Chola 985 to 1016 CE. एंड ये जो राजा राजा चोला थे इनके बारे में हमें पढ़ना है. विच इज़ द पीरियड ऑफ दिस राजा राजा चोला 985 टू 1016 CE. ओके. द ग्रेटेस्ट चोला किंग वॉज राजा राजा चोला. ये जो राजा राजा चोला थे ये चोला डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग थे. ही वॉज अ ब्रिलियंट कमांडर. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड राजा राजा फर्स्ट. इन्हें राजा राजा फर्स्ट भी कहा जाता था. He inherited a small kingdom, but within a few years it developed into big empire with an organized army and navy. और इन्हें बहुत ही छोटा किंगडम मिला था. कुछ ही सालों में इन्होंने छोटे की स्मॉल किंगडम को डेवलप्ड करके बहुत ही बिग एम्पायर एस्टैब्लिश किया था. एंड वहाँ पे आर्मी एंड नेवी ऑर्गेनाइज की थी. द किंगडम वॉज गिफ्टेड विथ रिच रिसोर्सेस. यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस थे. ओके. अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर दैट ही वॉज. ही ट्रांसफॉर्म्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द एम्पायर. और ये गुड एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से इन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था एम्पायर का, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, ये रीऑर्गेनाइज्ड किया था. टू कंट्रोल द ट्रेड विद द अरब ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, राजा राजा डिफीटेड द चेराज एट तिरुवन्नाथपुरम. और ये जो भी ट्रेड थे अरब के साथ वेस्टर्न कोस्ट में वो उनको कंट्रोल करने के लिए राजा ने चेरा को हराया था. कहाँ पे? तिरुवन्नतपुरम में. ओके. ही कंट्रोल्ड द मलबार कोस्ट बाय डिफीटिंग द पांड्याज ऑफ मदुराई. और इन्होंने मलबार कोस्ट भी कंट्रोल किया था जो पांड्याज थे मदुराई के, उन्हें हरा के. ही ऑल्सो कंट्रोल्ड द चोलामंडलम कोस्ट. और इन्होंने चोलामंडलम कोस्ट को भी कंट्रोल किया था. राजा राजा फर्स्ट रियलाइज्ड द नीड फॉर द स्ट्रॉन्ग नेवी एंड देयरफॉर बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वन. और ये जो राजा राजा फर्स्ट थे इन्हें रियलाइज़ हो चुका था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी की यहाँ पे ज़रूरत है. दैट्स वाई ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वन. हिज नेवी वॉज द बेस्ट इन द रीजन एट दैट टाइम. और उनकी जो भी नेवी उनका जो भी नेवी था ये बहुत ही बेस्ट था पूरे रीजन में ड्यूरिंग दिस पीरियड. ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड श्रीलंकाज नदर्न पार्ट्स. और इन्होंने श्रीलंका का नदर्न पार्ट भी ऑक्यूपाई किया था. ही ऑल्सो डिफीटेड द चालुक्याज इन डेक्कन. और उन्होंने डेक्कन में चालुक्याज को भी हराया. ही सेंट हिज नवल फोर्सेस टू कॉन्क्योर द मालदीव आइलैंड सक्सेसफुली. और जो मालदीव आइलैंड है इस पे भी इन्होंने सक्सेसफुली कंट्रोल किया था. द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ बृहदेश्वरा इन थंजावर इन तमिलनाडु वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हिम. और तमिलनाडु में जो थंजावर में जो बृहदेश्वरा का टेम्पल है, ब्यूटीफुल टेम्पल है, ये राजा राजा चोला ने ही बिल्ड किया हुआ है. ओके. नाउ नेक्स्ट राजेंद्र चोला 1016 टू 1044 CE. अब ये जो राजेंद्र चोला थे इनका पीरियड क्या था? 1016 टू 1044 CE. यानी ये राजा राजा चोला के आगे का जो पीरियड था ये राजेंद्र चोला का था. आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राजा फर्स्ट हिज सन राजेंद्र चोला ऑक्यूपाइड द थ्रोन. एंड ये जो राजा राजा फर्स्ट थे इनकी डेथ होने के बाद इनके बेटे राजेंद्र चोला सिंहासन पे बैठ चुके थे. ओके. ये जो राजेंद्र चोला थे ये राजा राजा फर्स्ट के बेटे थे. ही कंटिन्यूड विद द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट. एंड इन्होंने जो उनके फादर की पॉलिसी थी
पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट ये कंटिन्यू की। द एम्पायर बिकेम मोर पावरफुल इन द पीरियड ऑफ राजेंद्र चोला, और उनका जो भी एम्पायर था ये और भी पावरफुल बनता गया राजेंद्र चोला के पीरियड में। ही completed द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका दैट हिज फादर हैड स्टार्टेड, और उनके फादर ने जो श्रीलंका पे कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किया था ये राजेंद्र चोला राजेंद्र चोला ने कंप्लीट कर दिया था। His army defeated the Cheras and the Chalukyas and then marched towards the northeast, now modern day West Bengal, where he defeated the Palas. And इनकी जो आर्मी थी उन्होंने चेरास को एंड चालुक्यास को हरा दिया था। एंड उसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पे अटैक किया था। एंड ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है इन्हें वेस्ट बंगाल कहा जाता है, और वहाँ पे किसे हराया था इन्होंने? पालास को। हिज आर्मी इवन रीच्ड म्यांमार। People regard Rajendra Chola as a गंगेकोंडा चोला और द कॉन्ग्यूरर ऑफ गंगा, और लोग ये जो राजेंद्र चोला थे इन्हें गंगेकोंडा चोला समझते थे, या कॉन्ग्यूरर ऑफ गंगा। कॉन्ग्यूरर ऑफ गंगा किसे बोलेंगे हम? जिन्होंने गंगा पे जीत हासिल कर ली थी। ओके, देन गंगेकोंडा चोलापुरम। द वर्ड गंगेकोंडा चोलापुरम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 4 वर्ड्स, और ये जो वर्ड है गंगेकोंडा चोलापुरम ये 4 वर्ड से बना हुआ है। विच व्हेन रीड बैकवर्ड्स मीन्स द सिटी। अगर हम ये पीछे से रीड करते हैं तो उसका मीनिंग हमें समझ में आ जाता है। पुरम मीन्स सिटी, ओके, ऑफ द चोलाज। ये सिटी किनकी थी? चोलाज की। टू विच वॉज brought, konda means brought, and the river Ganga, and Gange means river Ganga. Okay, it is believed that Rajendra Chola filled the entire temple tank with water from the Ganga, and ऐसे माना जाता था कि लोग ऐसे वहाँ पे मानते थे कि ये जो राजेंद्र चोला थे इन्होंने जो टेम्पल टैंक था जो बहुत ही बड़ा था, ये पूरा टेम्पल टैंक गंगा रिवर के वाटर से भर दिया था। राजेंद्र चोला लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटी गंगेकोंडा चोलापुरम, एंड ये जो राजेंद्र चोला थे इन्होंने एक न्यू सिटी फाउंड की थी, विच वॉज इट वॉज अ गंगेकोंडा चोलापुरम, एंड a special coronation ceremony was held to celebrate and honor his victory, and वहाँ पे स्पेशल कोरोनेशन सेरेमनी सेलिब्रेट हुई थी इनके विक्ट्री के ऑनर में, रिस्पेक्ट में। विक्ट्री मीन्स जीत, जो भी उन्होंने जीत हासिल की थी उसके लिए वहाँ पे एक कोरोनेशन सेरेमनी सेलिब्रेट की गई। कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक। ओके, राजेंद्र चोलाज मोस्ट एडवेंचरस कैंपेन्स वॉज इन साउथ ईस्ट एशिया, और ये जो राजेंद्र चोला थे इनका मोस्ट एडवेंचरस कैंपेन्स कौन सा था? इन साउथ ईस्ट एशिया। फॉर वॉट? फॉर ट्रेड। इंडियन शिप्स हैड टू ट्रैवल थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मोलुक्का, एंड ये जो इंडियन शिप्स थी उन्हें स्ट्रेट्स मोलुक्का से ट्रैवल करना पड़ता था। विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ किंगडम ऑफ श्री विजया, और ये किसके कंट्रोल में था? श्री विजया के किंगडम में। द मर्चेंट्स वर ग्रेटली अफेक्टेड बाय दिस एंड दे अपील टू राजेंद्र चोला फॉर एड, और मर्चेंट ने राजेंद्र चोला को हेल्प मांगी। एड मीन्स हेल्प। राजेंद्र चोला सेंट अ लार्ज फ्लीट, फ्लीट मीन्स ग्रुप ऑफ शिप्स, बहुत बड़ा ग्रुप उन्होंने वहाँ पे शिप्स का भेजा था अगेंस्ट श्री विजया हु वॉज डिफीटेड बाय चोला नेवी। एंड किनके खिलाफ ये फ्लीट, ये ग्रुप भेजा था शिप्स का? श्री विजया के, और वो बाद में चोला नेवी की वजह से हार गया था।
The trade was resumed once again and the Chola dynasty flourished as a result of it. And वहाँ पे जो भी ट्रेड थे, जो भी बिजनेस थे, व्यापार थे, ये फिर से स्टार्ट हो चुके थे. resumed means restart. And Chola dynasty flourished. Flourished means रिच हो चुकी थी. ओके, डेवलप्ड हो चुकी थी. The successor of Rajendra Chola continued to fight against the neighboring kingdoms. और जो सक्सेसर थे राजेंद्र चोला के, उन्होंने जो भी फाइटिंग थी, जो भी वॉर थी नेबरिंग किंगडम्स के साथ, वो कंटिन्यू रखी. सक्सेसर्स मीन्स जो वारिस थे राजेंद्र चोला के. But as it always happens, continuous wars need resources and wealth to carry on. और लेकिन जो भी वॉर, जो भी वहाँ पे बैटल्स होती थी, उसके लिए बहुत सारा खर्चा वहाँ पे होता था, और उसकी वजह से बहुत सारी वेल्थ वहाँ पे वेस्ट जाती थी. ओके, द ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन वॉर्स अफेक्टेड द चोला ट्रेजरी एडवर्सली. और जो बहुत बड़ा खर्चा वहाँ पे लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए हुआ था, उसका अफेक्ट चोला ट्रेजरी पे हुआ था. ट्रेजरी मीन्स खजीना. ओके, खजीने पे हुआ था. दिस वीकेंड द चोला एम्पायर. उसकी वजह से ये जो चोला एम्पायर था, ये वीक बनता गया. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी द चोला एम्पायर डिक्लाइन. और 13th सेंचुरी के आसपास ये जो चोला एम्पायर था, ये डिक्लाइन हो गया. डिक्लाइन मीन्स ख़त्म, एंड हो गया इसका. नेक्स्ट, चोला ट्रेड. The traders during the Chola period dominated trade. There were two chief ports, Kaveri Pattinam and the Nagapattinam. और वहाँ पे दो चीफ पोर्ट्स थे. And which were these? Kaveri Pattinam and the Nagapattinam. And you know what is a पोर्ट. पोर्ट किसे बोलेंगे हम? जैसे रेलवे स्टेशन रहता है रेलवे के लिए, जैसे बस के लिए बस स्टैंड रहता है, एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट रहता है, वैसे ही शिप बोट के लिए पोर्ट्स रहता है. ओके, एंड देयर वर टू चीफ पोर्ट्स विच वर दीज कावेरी पट्टिनम एंड द नागापट्टिनम. मर्चेंट्स अराइव्ड देयर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. और जो भी मर्चेंट्स रहते थे, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, साउथ ईस्ट एशिया के और चाइना के वहाँ पे आते थे. एविडेंस प्रूव्स दैट इवन यवनाज विजिटेड द सिटी इन ऑर्डर टू ट्रेड. और कुछ एविडेंस यहाँ पे मिले हैं. एविडेंस मीन्स सबूत. ओके, ये उससे ये साबित होता है कि ग्रीक से भी वहाँ पे मर्चेंट्स आते थे. ओके, विजिटर्स वहाँ पे आते थे. ट्रेड गिल्ड्स वर एस्टाब्लिश्ड. गिल्ड्स मीन्स दैट इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप रहता है ट्रेडर्स का, मर्चेंट्स का. ओके, तो वहाँ पे ये ट्रेड गिल्ड्स भी एस्टाब्लिश हुए थे. द प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड वर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और जो भी प्रॉफिट आता था वहाँ पे ट्रेड से, वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता था. चोलाज कैरिड ऑन ट्रेड विथ चाइना ऑल्सो. और चोला के ट्रेड रिलेशन चाइना के साथ भी थे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर cultural achievements of the Cholas. We have to study about cultural achievement. Temples. The temples built by Cholas are spectacular examples of the architectural and sculptural marvels. एंड जो टेम्पल्स वहाँ पे बिल्ड हुए हैं चोलाज डायनेस्टी ने, यानी चोलास के जो भी रूलर्स थे उन्होंने बिल्ड किए हैं. दीज आर द स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल्स. ओके, वो हमें दिखाई देते हैं. गॉट इट? Then the famous temples of the Thanjavur and the Gangekonda Cholapuram were built by Raja and Rajendra Chola. और जो फेमस टेम्पल्स है थंजावर में और गंगेकोंडा चोलापुरम में, ये राजा और राजेंद्र चोला ने बिल्ड किए हुए हैं.
चोला टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़। एंड ये जो चोला टेम्पल्स थे ये यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। ओके, इट वॉज द सेंटर ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़। सेटलमेंट्स डेवलप्ड अराउंड द चोला टेम्पल्स, और जो चोला टेम्पल्स थे यहाँ पे सेटलमेंट डेवलप्ड हो चुकी थी चोला टेम्पल्स के आजू बाजू में। ओके, सेटलमेंट्स मीन्स लोग वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे रहना स्टार्ट किया था, लोगों ने वहाँ पे घर बनाए थे, उसे हम बोलेंगे सेटलमेंट। Carnatic style of music was originally sung in the temple halls, और जो कार्नेटिक स्टाइल म्यूज़िक था ये टेम्पल्स हॉल में गाया जाता था। इंस्क्रिप्शंस इन्फॉर्म अस अबाउट हॉस्पिटल्स नियर द टेम्पल्स, और जो भी इंस्क्रिप्शंस है टेम्पल्स में उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द हॉस्पिटल्स नियर द टेम्पल्स। जो भी हॉस्पिटल्स थे टेम्पल्स के नज़दीक उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है इंस्क्रिप्शन से। यू नो इंस्क्रिप्शन रिटन वर्क ऑन द हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल्स। ओके, उसे हम बोलेंगे इंस्क्रिप्शंस। इन अर्लियर पीरियड वहाँ पे जो रिटर्न वर्क होता था, जो किंग्स रूलर्स का पीरियड था, एम्पियर का पीरियड था, तो वो क्या करते थे कि जो भी विक्ट्री वहाँ पे उन्हें हासिल होता था, जीत वहाँ पे हासिल होती थी, या और भी कुछ स्पेशल कुछ इवेंट्स रहते थे, तो वो लिख के रखते थे, रिटर्न रिकॉर्ड करके रखते थे। तो वो रिटर्न रिकॉर्ड बहुत बार ये रूलर्स ने स्टोन्स पिलर्स पे बनाया, मेटल्स पे बनाया। ओके, दैट रिटर्न रिकॉर्ड इज कॉल्ड द इंस्क्रिप्शंस। ओके, these inscriptions also give us a list of the medicines maintained in the hospitals। और ये इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में कुछ मेडिसिन्स रहती थी, उनकी लिस्ट भी वहाँ पे दी हुई है। टेम्पल्स वर द मीटिंग प्लेसेस फॉर पीपल, और टेम्पल्स मीटिंग प्लेस रहता था लोगों के लिए। ओके, दे ऑल्सो डिस्कस्ड देयर लोकल इश्यूज़ इन टेम्पल, और जो भी लोकल इश्यूज़ वहाँ पे रहते थे वो वहाँ पे डिस्कस किया करते थे टेम्पल हॉल में। नाउ नेक्स्ट इज हियर स्कल्पचर। यू नो स्कल्पचर मीन्स मूर्तिकला, जो मूर्ति रहती थी इन अर्लियर पीरियड, उसे हम बोलेंगे स्कल्पचर। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ चोला क्राफ्ट वॉज मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस। एंड ज़्यादा से ज़्यादा चोला क्राफ्ट जो था वो क्या था, ब्रॉन्ज से बनाई हुई इमेजेस। ब्रॉन्ज मीन्स पीतल। These bronze images of the cholas are considered amongst the finest in the world। और जो भी ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई हुई है चोलाज किंगडम की वो बहुत ही फाइनेस्ट मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। ओके, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। मोस्ट ऑफ द ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वर ऑफ डाइटीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्कल्पचर्स वहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई वो डाइटीज़ की बनाई गई। डाइटीज़ मीन्स देवताओं की। अ फ्यू स्कल्पचर्स ऑफ डिवोटीज़ वर ऑल्सो फाउंड, और कुछ स्कल्पचर्स डिवोटीज़ की भी मिली है। डिवोटीज़ मीन्स भक्त। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज हियर language and literature। We have to study about this topic। You should open your page number 21। Okay, many regional languages like Tamil, Telugu and the Kannada developed during this period। और ये जो पीरियड था यहाँ पे बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप हो रही थी, जैसे तमिल, तेलुगु एंड द कन्नड़ा। ओके, an important literary achievements was that famous literary works were translated into these regional languages during this period। और जो भी important literary achievement था
यानी कुछ वहाँ पे एपिक से लिखे होंगे, बहुत सारा लिटरेरी वर्क वहाँ पे हुआ होगा, तो ये रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना चालू हुआ था वहाँ पे। ओके, वो जो लिटरेरी वर्क था ये रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रहा था। गॉट इट? रीजनल लैंग्वेजेस समझ में आया आपको? जो लोकल लैंग्वेजेस रहती है उसे हम बोलेंगे रीजनल लैंग्वेज। Chola inscriptions are sources that give us information about their conquest, land grants, village government, important post and officials. And जो चोला इंस्क्रिप्शंस है यहाँ से ये सोर्सेस है, यहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में। कॉन्क्वेस्ट मीन्स जीत हासिल करना। ओके, लैंड ग्रांट्स, जो लैंड ग्रांट्स वहाँ पे कलेक्ट होती थी उसके बारे में, एंड विलेज गवर्नमेंट एंड इम्पोर्टेंट पोस्ट एंड ऑफिशियल, जो भी इम्पोर्टेंट पोस्ट थी या ऑफिशियल्स थे उनके बारे में। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू इवेल्यूशन एंड कलेक्शन। और ये जो भी इंस्क्रिप्शन है चोला किंगडम के, चोला डायनेस्टी के, इनसे हमें वहाँ के रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पता चलता है, यानी जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था एंड जो टैक्स वहाँ पे कलेक्ट किए जाते थे, रेवेन्यू मीन्स टैक्सेस। ओके, तो ये सभी रिकॉर्ड चोला इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड है। ओके, copper plates inscriptions of the cholas are very unique features as they were used for writing about the system of evaluation। और ये जो कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस है ड्यूरिंग दिस पीरियड जो चोला किंगडम था, यहाँ पे कॉपर प्लेट्स पे कुछ रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे, रिटन रिकॉर्ड्स। ओके, एंड कौन से रिकॉर्ड रहते थे वो अबाउट द सिस्टम ऑफ इवेल्यूशन मीन्स क्या डेवलपमेंट हुआ था, ये सभी रिकॉर्ड वहाँ पे बनाया जाता था। अबाउट द इवेंट्स, जो भी इवेंट्स वहाँ पे होते थे वो भी वहाँ पे रिकॉर्ड बनता था। कॉन्क्वेस्ट मीन्स जीत हासिल करना। ओके, तो जीत के बारे में भी वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड बनाया जाता था। पीपल एंड लैंड ग्रांट्स, और लोग और जो भी लैंड ग्रांट्स वहाँ पे रहती थी ये सभी का रिकॉर्ड कॉपर प्लेट्स पे बनाया जाता था। एंड दिस कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस आर वेरी यूनिक फीचर। ओके, इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो फाउंड ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स। और जो टेम्पल्स है फ्रॉम अर्लियर पीरियड, तो वहाँ पे जो टेम्पल्स की वॉल्स रहती थी वहाँ पे भी कुछ इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे, कुछ रिकॉर्ड्स वहाँ पे लिखे जाते थे। दे आर फाउंड एट अदर प्लेसेस टू, और बाकी प्लेसेस पे भी ये रिकॉर्ड मिले हैं, ये इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द बृहदेश्वरा टेम्पल्स। और सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे मिले हैं? जो बृहदेश्वरा टेम्पल है उसके वॉल पे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन। यू नो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन। ओके, and now we have to study about the administration of Chola kingdom. The king was the most powerful person but was expected to take advice of either his council of ministers or his पुरोहित। और यहाँ पे जो रूलर रहते थे, किंग रहते थे, ये बहुत ही पावरफुल पर्सन थे, लेकिन फिर भी वो अपने जो भी मिनिस्टर्स रहते थे, मिनिस्टर का जो भी काउंसिल रहता था और उनके जो भी पुरोहित रहते थे उनसे वो एडवाइस लेते थे। ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो लुक्ड आफ्टर बाय असेंबलीज एट द टाउन एंड द विलेज लेवल। फॉर easy and efficient administration, the Chola Empire was divided into provinces called मंडलम्स। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो इजी और एफिशिएंट इफ़ेक्टिव होने के लिए जो चोला एम्पायर था इसे डिवाइड किया था अलग अलग प्रोविंसेस में, एंड उसे मंडलम्स कहा जाता था। मंडलम्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू
वलंडस एंड और डिस्ट्रिक्ट, और ये जो मंडलम्स थे ये फिर से डिवाइड किए हुए थे डिस्ट्रिक्ट और वलंडस में। ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट कॉल्ड द नाडूज, और विलेजेस के ग्रुप रहते थे, ग्रुप्स रहते थे, उन्हें नाडूज कहा जाता था। द किंग अपॉइंटेड गवर्नर्स टू लुक आफ्टर द मंडलम्स एंड ये जो मंडलम्स थे इनकी देखरेख करने के लिए गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे। देयर वर मेनी टाउन्स ऑल्सो, और वहाँ पे बहुत सारे टाउन्स भी थे। द टाउन्स वर नोन एज अ नगरम्स, टाउन्स को नगरम्स कहा जाता था। लार्ज टाउन वॉज कॉल्ड द तानियूर एंड द गवर्नर्स वर फ्रॉम द रॉयल फैमिली, और जो भी गवर्नर्स वहाँ पे रहते थे वो रॉयल फैमिली से रहते थे। ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। The association or assemblies were the most important part of the Chola administration, and वहाँ पे assemblies होती थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थी चोला एडमिनिस्ट्रेशन का। दे परफॉर्म्ड द रोल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, और ये कैसे परफॉर्म करती थी ये जो असेंबली थी, ये जैसे हमारे यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है मॉडर्न टाइम में वैसे वहाँ पे परफॉर्म होता था। The Ur and the Sabhas were the two important assemblies involved in the local self-government in the rural areas. और रूरल एरियाज़ में दो इम्पोर्टेंट assemblies थी, उर एंड सभा। ओके, द उर was like a general assembly of people who were the owners of the land in the village, and ये जो उर रहती थी ये जनरल असेंबली रहती थी जो ऑनर रहते थे लैंड के विलेज में। ओके, एंड द मेंबर्स ऑफ उर एंड सभा हैड टू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, बी ऑनेस्ट एंड सबमिट देयर ओन एंड फैमिली मेंबर्स अकाउंट फेयरली बिफोर कंटेस्टिंग असेंबली इलेक्शन। एंड जो मेंबर रहते थे उर या सभा के उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था, एंड ये ऑनेस्ट होना भी ज़रूरी था, एंड उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन वहाँ पे देनी पड़ती थी बिफोर कंटेस्टिंग असेंबली इलेक्शन, वहाँ पे जो इलेक्शन होता था उसके पहले। द फंक्शंस ऑफ द सभा आर डिस्क्राइब्ड इन द Parantaka's inscription, which says that it operated through committees that looked after different aspects of local administration like temples, gardens, land revenue, and law and order. एंड जो भी फंक्शंस होते थे सभा के ये कमिटी थ्रू होते थे। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज एट इट्स पीक, एंड ये जो पीरियड था यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स ऊंचाई पे थे, यानी बहुत ही फ्लरिश थे। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन अबाउट लार्ज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नेम्ड मनी ग्रामन्स, और जो चोला इंस्क्रिप्शंस है वहाँ पे मनी ग्रामन जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन था इट वाज वेरी लार्ज, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दिस मनी ग्रामन्स ऑपरेटेड इन इनलैंड टाउन्स एज वेल एज इन द कोस्टल एरियाज, और ये जो मनी ग्रामन्स थे ये इनलैंड टाउन्स में ऑपरेट थे, उसके साथ कोस्टल एरियाज में भी ये थे। नेक्स्ट इज य एग्रीकल्चर। हाउ वाज द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द चोला पीरियड? ओके, चोलाज मेड न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, और ये जो चोलाज थे इन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया था एग्रीकल्चर में। एंड यू नो एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग। ओके, खेती। दे ओपन अप एरियाज फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन, और उन्होंने बहुत ही बड़ा एरिया ओपन किया था कल्टिवेशन के लिए। दे ऑल्सो लेवल्ड लैंड एंड क्लियर्ड द फॉरेस्ट, और उन्होंने जो भी लैंड थी वो लेवल में की थी, एंड जो भी फॉरेस्ट थे वो क्लियर किए थे फॉर कल्टिवेशन फॉर एग्रीकल्चर। ओके, Cholas learned and introduced the art of growing 2 crops in a year, and ये जो चोलाज थे यहाँ पे
साल में दो जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे, 2 टाइम्स क्रॉप्स किए जाते हैं, इनके बारे में इन्होंने पहले सीखा और वो इंट्रोड्यूस किया. दे एक्सेल इन अ कल्टीवेशन ऑफ राइस. देन irrigation, we have to study about the irrigation. इरिगेशन मीन्स जो वाटर सप्लाई होता है एग्रीकल्चर को, ओके, बाय रिवर्स, आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई टू एग्रीकल्चर, टू फार्मिंग, that is called the irrigation. चोलाज हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन सिस्टम. और ये जो चोलाज किंगडम था, इनकी जो भी इरिगेशन सिस्टम थी ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड थी. द ब्रांचेस ऑफ कावेरी रिवर वर डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स दैट डिपॉजिटेड फर्टाइल एल्यूवियल ऑन द बैंक्स. और जो कावेरी रिवर है, इनकी अलग अलग ब्रांचेस में, कावेरी रिवर को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ था, अलग अलग स्मॉल चैनल्स में वो डिवाइड की थी. एंड वहाँ पे जो फर्टाइल एल्यूवियल रहता है, जो मड रिवर के साथ फ्लो होके आता है, उसे हम बोलेंगे एल्यूवियल, ओके. और अगर ये एल्यूवियल सॉइल में मिक्स होता है तो वो सॉइल बहुत ही फर्टाइल बन जाती है. दिस टेक्निक. और यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो कावेरी रिवर थी, इसे अलग अलग स्मॉल चैनल्स में डिवाइड किया था, और जो भी फर्टाइल एल्यूवियल था वो वहाँ पे डिपॉजिट होता था. एंड दिस टेक्निक रिजल्टेड इन द मेकिंग द लैंड फर्टाइल एंड एज अ रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग गुड क्रॉप्स. और ये टेक्निक की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी लैंड थी उसे फर्टाइल किया जा रहा था. जो एल्यूवियल वहाँ पे डिपॉजिट करते थे वो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता था. एंड उसकी वजह से जो भी क्रॉप्स थे वो बहुत ही अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे थे. टू प्रिवेंट फ्लडिंग, एम्बैंकमेंट वर कंस्ट्रक्टेड इन द डेल्टा रीजन्स. और जो डेल्टा रीजन है, यू नो डेल्टा, जहाँ पे रिवर ओशन को मिलती है, वहाँ पे उसका स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पीड, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन फॉर्म द लैंडफॉर्म्स, एंड दिस लैंडफॉर्म्स आर कॉल्ड द डेल्टा, ओके. जनरली ये डेल्टा के शेप्स ट्रायंगुलर रहते हैं. एंड वहाँ पे जो भी फ्लड आता था, बाढ़ आती थी, उसके लिए उसे बचने के लिए एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट किए हुए थे. एम्बैंकमेंट मीन्स बांध, ओके. कौन से रीजन में कंस्ट्रक्ट किए थे? ये डेल्टा रीजन में. चोलाज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड कैनल्स टू कैरी वाटर टू द फील्ड. और कैनल्स भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए थे फॉरवर्ड, जो भी खेती थी उसे वाटर प्रोवाइड करने के लिए. मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वाटर क्रॉपिंग वर यूज्ड. और जो आर्टिफिशियल वाटर क्रॉपिंग मेथड थी, ये भी यहाँ पे यूज़ की गई. इन सम एरियाज वेल्स वर डग. कुछ एरिया में वेल्स खोदी गई, ओके. ह्यूज टैंक्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर. और बहुत बड़े बड़े टैंक्स भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए. पीपल टूक एक्टिव इंटरेस्ट इन ऑल द डेवलपमेंटल वर्क. और लोग बहुत ही एक्टिवली वहाँ पे इंटरेस्ट लेते थे और एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे जो भी डेवलपमेंटल वर्क था उसमें. अ ग्रेट डैम अक्रॉस द कावेरी रिवर मेड थंजावर द कैपिटल, द ग्रैनरी ऑफ द साउथ. एंड ये जो कावेरी रिवर है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा डैम बना हुआ है थंजावर में. एंड ये थंजावर कैपिटल थी चोला किंगडम की. एंड द ग्रैनरी ऑफ द साउथ. ग्रैनरी मीन्स हम बोलेंगे उसे जो ग्रेन्स रहते हैं उसको स्टोर करने की जो प्लेस रहती है उसे बोलते हैं ग्रैनरी, ओके. The Chola temples were very rich, hence they took the initiative to invest in agriculture.
और ये जो चोला टेम्पल्स थे वो बहुत ही रीच होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर में वो इन्वेस्टमेंट करते थे. दे गिव इकोनॉमिक सपोर्ट टू ब्रिंग बैरन लैंड्स अंडर द कल्टिवेशन एंड ऑल्सो फॉर इरिगेशन. एंड वो जो चोला टेम्पल्स थे वो बहुत ही रीच होने की वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्ट किया करते थे. जो भी बैरन लैंड्स थी, बैरन लैंड्स किसे बोलेंगे हम, जो बंजर ज़मीन रहती है वो कल्टीवेशन के अंडर में लाई जाती थी. और इरिगेशन के लिए भी इन्वेस्टमेंट चोला टेम्पल से की जाती थी. इवन द किंग गेव अवे लैंड्स इन ड्राई एरियाज which could be developed for agriculture. And the Chola period is regarded as one of the most spectacular and remarkable periods in Indian history. स्पेक्टेकुलर में शानदार. ओके, तो ये जो चोला पीरियड था ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार रिमार्केबल पीरियड माना जाता है. द रीज़न वॉज दैट इट एग्जिबिटेड ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी. और रीज़न क्या है ये स्पेक्टेकुलर और रिमार्केबल पीरियड का कि यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ था. ओके, एंड देयर अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एंड उनकी जो भी अचीवमेंट्स थी, उन्होंने जो भी हासिल किया था, अचीवमेंट्स मीन्स हासिल करना, इन द फील्ड ऑफ कल्चर, वॉरफेयर एंड एग्रीकल्चर विल बी रिमेंबर्ड थ्रू द एजेस. ओके, now our lesson is completed here, and students, you have to read this lesson carefully and find the difficult words from this lesson and their meanings. You have to search the meanings of these difficult words. Okay, I have given many words here with their meanings time to time. ओके, टाइम टू टाइम मैंने वर्ड्स के मीनिंग्स यहाँ पे बताए हैं. अगर आप केयरफुली ये वीडियो देखते हैं और सुनते हैं तो आपको बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, उनके मीनिंग यहाँ पे मिल जाएंगे. लेकिन फिर भी अगर कुछ छूटते हैं तो यू हैव टू सर्च द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी. ओके, हैव अ गुड डे.